नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिति क्या है। वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें इस्तीफा दे करके देश से भागना पड़ा और भारत में फिलहाल वो हिडन एयरबेस पे रुकी हुई हैं अपनी बहन शेख रेहाना के साथ। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जो प्रदर्शन हुआ, आरक्षण जो था उसको खत्म करने की मांग से जो प्रदर्शन उत्पन्न हुआ, वो देशव्यापी कैसे बन गया और एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागने पर कैसे मजबूर कर दिया। इन तमाम चीजों को देखेंगे। इसके बीच में 3 छात्रों का नाम आता है। उस 3 छात्रों की जरा हिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब चीजें यहां पर होता है और बांग्लादेश गवर्नमेंट क्राइसिस में पड़ जाती है। देखिए, यहां पर विस्तार से देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हुआ था। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, प्रदर्शनकारी जो है शेख हसीना के घर में घुस गए, वहां पर जो है वो तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल भी है। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार अब बनाया जाएगा। ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन ये जो जन आंदोलन बन गया, ये आरक्षण वापस लेने वाला मसला, इसमें 3 नाम आया: नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और तीसरा नाम है अबू बकर मजूमदार। अब देखिए, ये 3 नाम किस तरह से पूरी तरह से ये जो क्रांति है उसको कैसे संचालित करता है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाहिद इस्लाम के विषय में समझते हैं। नाहिद इस्लाम जो है एक छात्र नेता रहा है और ढाका यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट रहे हैं। इनका आरोप रहा है कि पुलिस ने कई बार बेवजह इनको गिरफ्तार किया और इनके साथ मारपीट की, इन्हें उठा करके कहीं ले जा करके फेंक दिया। इस तरह की चीजें कई बार आरोप में लगा था। 4 अगस्त को शेख हसीना जब प्रधानमंत्री वो रहती हैं, इसने एक वार्निंग भी दिया था, एक संदेश दिया था शेख हसीना को, और इन्होंने ये कहा था इसके द्वारा कि हम लाठी अगर उठा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी सत्ता के लिए खतरा हो जाएगा, और अगर हमारी लाठी नहीं काम आती है तो हम हथियार भी उठा सकते हैं। इसने ये भी उस संदेश में कहा था कि शेख हसीना अपने पद पर बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो मार्शल लॉ लगा सकती है या फिर प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए वो रक्तपात तक भी कर सकती है। इसके अलावा आसिफ महमूद के विषय में समझते हैं। देखिए, आसिफ महमूद भी ढाका यूनिवर्सिटी का ही छात्र है। तो पूरा जो ये क्रांति का आप कह सकते हैं गढ़ रहा, केंद्र रहा, वो ढाका यूनिवर्सिटी ही रहा। यह जून 2024 में आरक्षण के विरुद्ध शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन में शामिल हो गया था। इसके बाद क्या होता है कि इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि एक वीडियो भी जबरन इसके द्वारा बनाया गया कि आंदोलन वापस ले लिया जाए। 3 अगस्त 2024 को आसिफ महमूद ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। उस फेसबुक पे पोस्ट लिख करके छात्रों से इसने अपील किया कि आप जिस भी क्षेत्र के रहने वाले हैं पूरे देश में, यदि आपके आसपास में कोई भी प्रदर्शन हो रहा हो सरकार के खिलाफ, तो आप उसमें जाकर के जरूर शामिल होइए। और यहां पर इसने यह भी कंफर्म किया कि मार्शल लॉ जो है देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वह आर्मी के बल पे, पुलिस के बल पे किसी भी तरह से आंदोलन के लोगों के मांग को दबा नहीं सकती हैं। अब बात करते हैं अबू बकर मजूमदार का। देखिए, अबू बकर मजूमदार जो है यह भी ढाका यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रहा, यानी कि ये तीनों स्टूडेंट जो हैं ढाका यूनिवर्सिटी से आते रहे, इसलिए मैंने कहा केंद्र रहा है ढाका यूनिवर्सिटी। और यह जो है मजूमदार, यह सिविल राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लगातार ये काम करते रहे। 5 जून 2024 को न्यायालय के आरक्षण पर दिए गए फैसले के बाद अबू बकर जो है स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की इसने शुरुआत की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? सरकार ने जब शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी, मुक्ति योद्धा के जो लोग थे, देश में आबादी 1.3% है, उसके लिए 30% आरक्षण की बात की गई। कहा गया कि ये जो लोग हैं मुक्ति योद्धा, ये वो लोग हैं जो शेख हसीना के पिता के साथ आंदोलन में शामिल हुए थे जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था, और इनके ही वंशज को ये आरक्षण देने की बात की गई। इसको लेकर के देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। कहा गया ये लोग जो है आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी से संबंधित लोग थे, तो अपने लोगों को सरकारी नौकरियों में और यूनिवर्सिटी कॉलेज में नामांकन देने के लिए इस तरह की व्यवस्था किया गया। इसके विरोध में जब देशव्यापी आंदोलन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 30% आरक्षण नहीं, 5% कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट भी इसको लेकर के मान गई। लेकिन फिर भी मामला नहीं दबा, क्योंकि कहा गया कि इस आंदोलन में 300 से अधिक छात्रों की मृत्यु हो चुकी है, 25,000 घायल हो चुके हैं, 10,000 को अरेस्ट कर दिया गया, बहुत लापता है। तो सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा। तो इस वजह से जो है यह
मूवमेंट और तेज होता गया। मजुमदार भी उसी में शामिल हुआ। 19 जुलाई 2024 को पुलिस द्वारा इसे जो है हिरासत में ले लिया गया और यह भी कहा गया कि जबरन पुलिस ने इससे वीडियो बनवाया। वीडियो किस चीज के लिए कि आप देखते होंगे बहुत सारे नेता के द्वारा कि वीडियो बना करके कहते हैं कि भाई अब जो है प्रदर्शन को आप वापस ले लीजिए, हमारी मांगे पूरी हो गई। इस तरह की चीजें कहा गया कि जबरन इससे पुलिस के द्वारा करवाया गया। जब यह वीडियो बाहर आया इस तीनों का, तब जाकर के प्रदर्शनकारी छात्र जो थे वह और ज्यादा उग्र हो गए कि हमारे नेता को बांध करके पुलिस ने मारा है, जबरन वीडियो बनवाया है, और स्थिति जो है और ज्यादा यहां पर बुरा होता चला गया। और यह प्रदर्शन जो है और ज्यादा बड़ा होता चला गया, पूरे देश में प्रदर्शन फैल गया। छात्रों के इस आंदोलन में आम लोग भी यहां पर शामिल होने लगे। 5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया और अंत में क्या हुआ, शेख हसीना जी को देश छोड़ करके भागना पड़ा, प्रधानमंत्री पद को भी छोड़ना पड़ा। तो ये वो 3 छात्र रहे जो पूरी तरह से इस क्रांति को संचालित किया। इस 3 छात्र ने मिल करके सत्ता परिवर्तन करवा दिया। इस 3 छात्र ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा करवा दिया और इस 3 छात्र ने प्रधानमंत्री को रिजाइन देकर के देश से भागने पर मजबूर कर दिया, उस प्रधानमंत्री को जिनके फादर मुजीबुर रहमान बंगबंधु बांग्लादेश को बनाए, जिनको राष्ट्रपिता कहा गया, उन्हीं के बेटी को उनके देश को छोड़ करके भागना पड़ा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? बांग्लादेश की जो यह स्थिति है वो भारत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे वीडियो में फिर दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।